हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू SBSV एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम लोग IMED का लेसन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने लेसन नंबर 3 या उसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का परिचय। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं प्रबंधन की यानी मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या है? अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए एक प्रबंधक संगठन में जो कार्य करता है वह प्रबंधन है। प्रबंधन का अर्थ है कि हमें भली भांति मालूम है कि किस व्यक्ति से हमें क्या कार्य कराना है तथा यह भी देखना है कि वे इसे सर्वोत्तम तथा मितव्ययी विधि से संपन्न करें। मितव्ययी मतलब उसमें कोई मिस्टेक ना करें, यानी कुछ गलती ना करें। ठीक है। प्रबंधन का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रबंधन को महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखा जाता है। प्रबंधन के अनेक क्षेत्र होते हैं। प्रबंधन के अनेक क्षेत्र होते हैं, जैसे उत्पादन यानी प्रोडक्शन, अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, विकास यानी डेवलपमेंट, पदार्थ यानी मटेरियल, क्रय यानी परचेज, क्रय आ जाता है हमारा, कार्मिक, ट्रांसपोर्ट, वितरण, संसाधन आदि। इनका संक्षिप्त विवरण क्रमवार आगे दिया गया है। ठीक है, इनका संक्षिप्त विवरण आगे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन प्रबंधन। उत्पादन प्रबंधन उत्पादन प्रबंधन के अंतर्गत कार्य विश्लेषण, वर्क एनालिसिस यानी कार्यक्रम तैयार करना, शेड्यूलिंग यानी हमारा कार्यक्रम कैसे करना है, मार्ग निर्धारित करना यानी उसकी राउटिंग, किस हिसाब से हमको एक रूट मैप बनाकर चलेंगे, किस हिसाब से हमको आगे इस पर वर्क करना है, गुण नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उपकरणों का चयन, हमारे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट उसमें लगने वाले हैं। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण प्रौद्योगिकी आदि कार्य आते हैं। ठीक है। अगला अगर हम टॉपिक बात करें अनुरक्षण प्रबंधन, जो सेकेंड हीडिंग है अनुरक्षण प्रबंधन। देखिए, अनुरक्षण प्रबंधन के अंतर्गत मशीनों, उपकरणों और वाहनों, भवनों आदि की मरम्मत तथा रखरखाव के कार्य किए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए विकास प्रबंधन यानी डेवलपमेंट मैनेजमेंट। ठीक है। विकास प्रबंधन के अंतर्गत कार्य पदार्थों यानी वर्क मटेरियल्स तथा टूल पदार्थों, परीक्षण और निरीक्षण औजारों, विनिर्माण की नवीन प्रौद्योगिकी आदि पर शोध और विकास कार्य किए जाते हैं। ठीक है, शोध और विकास कार्य किए जाते हैं। अब देखिए पदार्थ प्रबंधन यानी मटेरियल मैनेजमेंट। देखिए इसके अंतर्गत कच्चे पदार्थ, अपूर्ण, देखिए अपूर्ण क्या है, अपूर्ण तैयार माल यानी जो माल पूरी तरह से तैयार ना हुआ हो। अब जिग्स, फिक्सचर्स और कटिंग टूल्स। देखिए जिग्स अलग चीज है और फिक्सचर्स और कटिंग टूल्स, स्पेयर पार्ट्स और उपकरण आदि प्रबंधन कार्य सम्मिलित हैं। ठीक है। अब अगला देखिए परचेज मैनेजमेंट यानी क्रय प्रबंधन। देखिए इसके अंतर्गत निविदाओं यानी जो टेंडर्स होते हैं, आमंत्रित करना, खरीदारी करना आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। ठीक है। जो सिक्स्थ है हमारा कार्मिक प्रबंधन यानी पर्सनल मैनेजमेंट। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत कार्मिकों का चयन, प्रशिक्षण, तैनाती, वेतन और प्रोत्साहन, वेतन और प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव जो हमारा होता है, स्वास्थ्य तथा कल्याण आदि कार्य आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट प्रबंधन। देखिए इसके अंतर्गत वायु मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग से यातायात की व्यवस्था करना, जिसमें कम से कम यातायात साधनों व कार्मिकों की आवश्यकता पड़े, तैयार माल की पैकिंग और शिपमेंट करना,
वेयर हाउसिंग का रखरखाव आदि कार्य सम्मिलित है। इसमें हमारा जो वेयर हाउसिंग, इन्हीं सब का कार्य हमारा आ जाता है। ठीक है। वितरण प्रबंधन यानी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है? बिक्री, विज्ञापन, विपणन विपणन, मार्केटिंग यानी व्यापार आदि कार्य आते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला जो हमारा है संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत कच्चे पदार्थ, उपलब्ध कराने वाले संसाधनों का मितव्ययी उपयोग सम्मिलित है। उनकी मार्केट खोज करना यानी मार्केट एक्सप्लोरेशन, और यातायात तथा प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन कार्य भी सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों। प्रबंधन के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देखिए प्रबंधन व्यवस्था के विभिन्न पहलू होते हैं। इसका एक पहलू यह है कि इसके मूल इसके मूल कार्यों की पहचान कर ली जाए जिनसे मिलकर यह प्रबंध व्यवस्था बनी है। ठीक है। कुछ प्रबंधकीय कार्य सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में एक समान होते हैं। ठीक है। फोरमैन के स्तर से प्रबंधक के स्तर तक लागू होते हैं। मुख्य रूप से प्रबंधन के कार्यों को निम्नलिखित 8 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक है। ये हमारे फोरमैन इसके स्तर से प्रबंधक के स्तर तक लागू होते हैं। अब देखिए इनकी 8 श्रेणियां क्या है। नंबर 1 पूर्वानुमान। ठीक है। नंबर 2 नियोजन यानी इनकी प्लानिंग, संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, और 7th में आ जाता है हमारा नियंत्रण यानी इसकी कंट्रोलिंग, और निर्णय लेना यानी डिसीजन मेकिंग फाइनल। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंधन क्रिया के लिए कुछ सिद्धांतों की रचना हेनरी फायल नामक फ्रेंच उद्योगपति ने की, जो प्रबंधन थ्योरी के विशेषज्ञ माने जाते हैं। प्रबंधन के सिद्धांतों या नियमों को अच्छे प्रबंधन के लिए आज सभी प्रतिष्ठानों में आवश्यकता अनुसार लागू किया जाता है। ठीक है। तो इसके बाद हेनरी फायल ने जो प्रबंधन के सिद्धांत या नियम बताए उन्हें लागू करने के लिए चेतावनी भी दी कि देखिए क्या चेतावनी दी। तो ए पार्ट हमारा है कि प्रबंधन के नियमों का पालन कठोरता से नहीं बल्कि लचीलेपन से होना चाहिए। ठीक है। बी वाला पार्ट क्या है कि इन नियमों का प्रयोग बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो वीडियोज को लाइक करना ना भूलें। अगला है कि हेनरी फायल ने अपने अनुभव के आधार पर निम्न सिद्धांत बताए जिनका निम्नलिखित है, यानी वो हमारे सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। आइए देखते हैं क्या सिद्धांत है। नंबर 1 कार्य या श्रम का विभाजन, जो हमारा वर्क है उसको डिवाइड कर देना, यानी उसके लेबर क्या, या किसी भी कार्य को करने में कुछ मानसिक यानी मेंटल और कुछ शारीरिक यानी मैनुअल कार्य सम्मिलित होते हैं। शारीरिक कार्य करने में भी विशेष ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है जिससे अच्छी गुणवत्ता का कार्य प्राप्त हो। इस प्रकार कार्य का विभाजन यानी अच्छी गुणवत्ता का अगर हमें कार्य करना है तो इसका विभाजन देखिए किस तरह करते हैं। प्रबंधक और श्रमिकों के बीच बांटा जाना चाहिए। ठीक है। व्यक्ति की रुचि के अनुसार और उसकी दक्षता के अनुसार ही कार्य का आवंटन करना चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी उस कार्य में रुचि नहीं है और आपको उस कार्य में लगा दिया गया है तो कार्य पूरी दक्षता के साथ फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो है व्यक्ति की रुचि के अनुसार और उसकी दक्षता के अनुसार ही कार्य का आवंटन करना चाहिए। यानी मान लीजिए आपने जैसे कोई ब्रांच ले ली है, अगर वो ब्रांच आपने ज़बरदस्ती ले ली है तो उसमें आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। यानी जैसे कि अगर आप कोई ब्रांच लेते हैं, अगर आपको उसको पढ़ने में अच्छा लगता है तभी वो आपकी मतलब आप उसी काम में दक्ष हो सकते हैं। ठीक है। तो अगली क्या है कि यूनिट ऑफ कमांड, देखिए इस कमांड का अर्थ है कि कामगारों को केवल एक बॉस या सुपरवाइजर से आदेश और निर्देश मिलने चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि एक कामगार को एक से अधिक सुपरवाइजर के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई एक काम कर रहा है
तो उसको 10 आदमी नहीं मिलने चाहिए कि नहीं तुम ये करो तुम वो करो, उसको बताने वाला एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए। ठीक है, कई लोगों से उसको कंट्रोल या निर्देश नहीं मिलने चाहिए, यानी कई लोग उसको कंट्रोल कर रहे हों। फिर तीसरा हमारा आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, एक श्रेणी के कार्य के लिए एक ही प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने की एक ही दिशा होनी चाहिए और एक ही समय सारणी होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट ऑफ कमांड कामगारों पर लागू होता है, जबकि यूनिट ऑफ डायरेक्शन अधिष्ठान के अमुक डिपार्टमेंट या सेक्शन के लिए होती है। इसलिए अधिष्ठान की गतिविधियों को दिशा निर्देश देने के लिए एक मास्टर प्लान होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ टॉपिक जो हमारा आता है व्यक्ति हित बनाम सामान्य हित, यानी सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, यानी अधिष्ठान का हित सभी प्रकार से सर्वोपरि है, जो अधिष्ठान का हमारा हित है। ठीक है, और इस दृष्टिकोण से कुछ व्यक्तिक हितों को नज़रअंदाज करना या उन्हें किनारे कर देना पड़े तो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर लेना चाहिए। अधिष्ठान का हित या लाभ मूल प्राथमिकता है और व्यक्तिक लाभ दूसरी प्राथमिकता है, यानी जो हमारी प्राइमरी प्राथमिकता कह सकते हो अधिष्ठान का हित है हमारी, और व्यक्तिक जो लाभ है वो हमारी दूसरी प्राथमिकता आ जाती है। और इसके लिए कठोर कदम भी उठाने पड़े हों तो उठाने चाहिए। अगर इसके लिए हमको कठोर कदम उठाना पड़ रहा है तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर अगर हमारा पांचवा टॉपिक है पारिश्रमिक कामगार को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं सेवाओं के बदले प्रतिष्ठान से जो कीमत प्राप्त होती है उसे पारिश्रमिक कहते हैं। पारिश्रमिक न्यायसंगत होना चाहिए और उसका मूल्य प्रतिष्ठान के सकल लाभ के अनुपात में होना चाहिए। जो उसका मूल्य दिया जा रहा है प्रतिष्ठान के सकल लाभ के अनुपात में ही होना चाहिए। देखिए, कामगार की मेहनत और ईमानदारी के बदले उसे समतुल्य पारिश्रमिक ना मिले तो वह निराश होता है। ठीक है, फिर कामगार अपने हृदय से कार्य नहीं करता। देखिए, अधिकारों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। देखिए, अधिकारों के केंद्रीकरण से तात्पर्य है एक हाथ में सभी अधिकार रहना और अलग अलग सेक्शनों या विभागों को अधिकार न देना। ठीक है, अधिष्ठान का साइज, कार्य की प्रकृति, द्रुत निर्णय लेने की आवश्यकता आदि ऐसे कुछ कारण हैं जिनके अनुसार अधिकारों का प्रतिनिधान एक अधिकारी अथवा एक से अधिक अधिकारियों के हाथों में दिया जा सकता है। ठीक, जब एक ही व्यक्ति सभी निर्णय लेता है और आदेश पारित करता है तब रेखीय अधिकारों का प्रतिनिधित्व होता है, अर्थात सभी अधिकार जो हमारे होते हैं एक बिंदु पर होते हैं, यह बिंदु एक व्यक्ति पर केंद्रित रहता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते हैं संगठन की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, संगठन कुछ व्यक्तियों के समूह की एक समन्वित इकाई है जिसका संरचनात्मक ढांचा होता है और इसका प्रबंधन सामूहिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सभी प्रकार के संगठनों का अपना प्रबंधन ढांचा होता है जो विभिन्न गतिविधियों में परस्पर समन्वय बनाता है, सभी सदस्यों को एकजुट रखता है, उनके उत्तरदायित्वों व अधिकारों को टास्क के अनुसार विभाजित व आवंटित करता है। ठीक है, संगठन एक खुला सिस्टम है। यह उद्योगों के वातावरण से प्रभावित होता है तथा उसे प्रभावित भी करता है। संगठन से आशय मानव, माल, मशीन एवं औद्योगिक शक्ति के संयोग से है जो कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक ढंग से एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं औद्योगिक संगठनों के सिद्धांत। देखिए, अच्छे संगठन सभी उद्योगों की एक सर्वव्यापी समस्या है। सफल संगठन के लिए
कई सिद्धांतों को मार्गदर्शन हेतु अपनाया जाता है। किसी भी कारखाने की दक्षता व क्षमता उसकी संगठन संरचना पर निर्भर करती है। ठीक है। एक अच्छे औद्योगिक संगठन को निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तो आइए निम्न सिद्धांत क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले कार्यों को नियत करना। देखिए, कार्यों को व्यक्तियों में उनकी दक्षता, कार्य करने की योग्यता तथा अनुभव व क्षमता के आधार पर बांटा जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य दिया जाना चाहिए जिसके लिए वह योग्य है। यह देखा गया है कि जिम्मेदारियां निश्चित कर देने से कार्य करने की गति, अनुशासन तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, ये एक रिसर्च मान लो कहती है कि अगर हम मान लो कि जिम्मेदारियां, यहाँ यह देखा गया कि जिम्मेदारियां निश्चित कर देने से, अगर किसी की जिम्मेदारी निश्चित कर दी गई है तो जो कार्य करने की गति है, अनुशासन तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो होगा ही। अब देखिए, अधिकार तथा उत्तरदायित्व। देखिए, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को निश्चित तथा स्पष्ट किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथा दूसरे के अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। कि प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि उसके कर्तव्य क्या हैं, अधिकार क्या हैं, उसका कार्य क्षेत्र क्या है तथा वह किसके प्रति उत्तरदायी है। इन सब के बिना संगठन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो आप लोग इतनी देर तक बने हुए हैं। तो चलिए तीसरा टॉपिक देखते हैं क्या है। आवश्यक अधिकार सौंपना। आवश्यकता पड़ने पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक अधिकार सौंपे जा सकते हैं। इससे जो कार्य उसे सौंपा गया है उसकी कार्यगति बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप प्रबंधकों का कार्यभार कम हो जाता है तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्य करने की शक्ति तथा कार्य में रुचि बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फोर्थ हमारा क्या है, लचीलापन। जो हमारा संगठन संरचना को परिवर्तनशील और लचीला होना चाहिए, जिससे जब भी और जहां भी आवश्यक हो उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन, सुधार तथा विस्तार किए जा सकें। ठीक है, पांचवा क्या है, विभिन्न विभागों में कार्य वितरण। जो हमारा वर्क है विभिन्न विभागों में वितरण कर देना चाहिए। इससे देखिए क्या होता है कि प्रशासन तथा प्रबंध व्यवस्था में कार्य एवं उत्तरदायित्वों का वितरण बहुत स्पष्ट तथा सुनिश्चित होना चाहिए, जिससे विभिन्न विभागों में आपस में सद्भाव, सहयोग तथा सामंजस्य बना रहे। प्रत्येक विभाग को सौंपा गया कार्यभार एक समान होना चाहिए। ऐसा न हो कि किसी विभाग पर कार्य का भार बहुत अधिक हो, किसी पर बहुत कम, और समय समय पर उसका मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। ठीक है, अब लाइन या रैखिक संगठन क्या होता है जानते हैं। लाइन या स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर उसका देखते हैं। लाइन या रैखिक संगठन को हम विभागीय यानी डिपार्टमेंटल, सैन्य यानी मिलिट्री आकार का संगठन भी कह सकते हैं। इस प्रकार के संगठन में फैक्ट्री के समस्त कार्यों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांट लिया जाता है, अर्थात बिक्री, सेल्स यानी प्रोडक्शन उत्पादन, तथा लेखा अकाउंट्स। इन तीनों का अपना अपना अलग अलग विभाग होता है, अर्थात बिक्री विभाग, उत्पादन विभाग तथा लेखा विभाग। एक जो हमारा बिक्री करेगा, एक जो उसका प्रोडक्शन करेगा और एक उसका अकाउंट संभालेगा। प्रत्येक विभाग को पुनः सह विभागों में बांटकर कार्य तथा उत्तरदायित्वों का वितरण कर दिया जाता है। प्रत्येक विभाग के अलग अलग विभागाध्यक्ष हेड्स होते हैं, जो अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होते हैं। उन्हें यह अधिकार होता है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त कार्यों जैसे कर्मचारियों का चयन, कच्चे पदार्थों की खरीद, उत्पादन लक्ष्य, भंडारण,
बिक्री आदि का निर्धारण स्वयं करें। प्रत्येक सह विभाग में एक फोरमैन होता है जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का नियंत्रण करता है। ठीक है दोस्तों। और तैयार माल के गुण स्तर को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। लाइन संगठन में उच्च स्तर के अधिकारी को अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले व्यक्ति को निर्देश देने का पूर्ण अधिकार होता है और अधीनस्थ व्यक्ति उन निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होता है। कोई भी क्रिया जो अधीनस्थ व्यक्ति होता है वो हमारा इन नियमों निर्देशों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होता है और कोई भी जो प्रक्रिया किन्हीं दो अधिकारियों के निर्देश में नहीं की जाती। तो देखिए अब आ जाता है हमारा स्टाफ संगठन। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका सिद्धांत क्या है? देखिए स्टाफ का सामान्य अर्थ अधिकारियों के समूह से होता है, परंतु यहाँ इसका अर्थ सहायक विशेषज्ञ या सलाहकार से है। लाइन संगठन की संरचना में हमने देखा कि आदेशों का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर एक ऊर्ध्व रेखा पर होता है, परंतु इस संगठन की संरचना को क्षैतिज रेखाओं से व्यक्त किया जाता है। देखिए इस संरचना में उच्च स्तरीय अधिकारियों में परस्पर संबंध बना रहता है, जैसे प्रबंधक, सहायक, विशेषज्ञ तथा कारीगरों के बीच छोटे उद्योगों में जो कार्य छोटे पैमाने पर होता था वही कार्य अब उद्योग के विकसित होने पर दीर्घ व महत्वपूर्ण स्थान ले लेता है। अब वे कार्य जो छोटे उद्योगों में एक ही अधिकारी द्वारा पूरे कर लिए जाते थे वे अब सहायक विशेषज्ञों की सलाह से अधिक दक्षता पूर्वक किए जा सकते हैं। सहायक या विशेषज्ञ मैनेजर द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, परंतु इस कार्य को क्रियान्वित करने या करवाने का दायित्व उनका नहीं होता। यह अधिकार मैनेजर के पास ही रहता है। वही कार्य करने के निर्देश देता है। मैनेजर ही सहायक अपने अधिकारी के पक्ष में निर्देश पारित कर सकता है और मैनेजर के अधीनस्थ कार्य करने वाले अन्य अधिकारियों को मैनेजर के निर्देश पहुंचाता है। स्टाफ संगठन की संरचना हमेशा लाइन संगठन की संरचना के साथ सम्मिलित रहती है। ठीक है। देखिए असिस्टेंट ऑफ स्पेशलिस्ट है यहाँ पर और महाप्रबंधक। ठीक, महाप्रबंधक से हमारे वर्कर जुड़े हुए हैं। ये हमारा स्टाफ संगठन का ब्लॉक डायग्राम कह सकते हो। और देखिए लाइन संगठन तथा स्टाफ संगठन में अंतर समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो लाइन संगठन और स्टाफ संगठन में अंतर बताना चाहूंगा सबसे पहले कि अधिकार तथा उत्तरदायित्व उच्च स्तर से निम्न स्तर तक प्रवाहित होते हैं। जो अधिकार और उत्तरदायित्व होते हैं हाई लेवल से नीचे यानी लो लेवल तक धीरे धीरे मान लो उनको ऑर्डर दिए जाते हैं या प्रवाहित होते हैं कह सकते हो। और लाइन संगठन में अगर स्टाफ संगठन की बात करें तो अधिकार तथा उत्तरदायित्व उच्च स्तर से निम्न स्तर के साथ साथ एक समान स्तर से भी प्रवाहित होते हैं, यानी एक समान स्तर से भी प्रवाहित इसमें हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सभी अनुभागों का नेतृत्व एक ही व्यक्ति हाथ में होता है, यानी सभी अनुभागों का जो नेतृत्व है एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। अब देखिए स्टाफ संगठन में क्या होता है, अनुभागों का नेतृत्व अलग अलग व्यक्तियों के पास होता है। स्टाफ संगठन में क्या होगा, ये होगा। अब देखिए विशेषज्ञता की कमी रहती है लाइन संगठन में, विशेषज्ञता की कमी रहती है क्योंकि एक ही व्यक्ति का नेतृत्व होता है, इसमें एक ही हमारा मेन हेड होता है। अब जैसे स्टाफ संगठन क्या है, विशेषज्ञता उपलब्ध रहती है क्योंकि नेतृत्व कई व्यक्तियों के हाथ में होता है। जैसे कि अगर आप अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में देखेंगे तो जैसे अगर जितनी भी ब्रांचें हैं, मान लो 3 ब्रांच 4 ब्रांच जो भी हैं, तो सभी के एचओडी होंगे यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे। ठीक है। और सभी ब्रांच के अलग अलग एचओडी होंगे, फिर उनके उसमें टीचर होगा और जो एचओडी होंगे वो प्रिंसिपल के अंडर में मान लो होंगे। प्रिंसिपल जो उनको देगा वो एक प्रकार से लाइन ऑर्गेनाइजेशन हुआ। फिर जो कई ब्रांच के एचओडीज काम कर रहे हैं वो हमारा एक स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उन सबको मिलाकर एक स्टाफ बनता है। अब फोर्थ टॉपिक क्या है, अधिकार तथा उत्तरदायित्व एक व्यक्ति तक सीमित रहते हैं। अधिकार तथा उत्तरदायित्व अनेक व्यक्तियों में बटे रहते हैं।
स्टाफ में क्या होता है, अधिकार तथा उत्तरदायित्व अनेक व्यक्तियों में बटे रहते हैं। सबको अलग अलग अपना अधिकार होगा, सबका अलग अलग उत्तरदायित्व होगा और कई व्यक्तियों में बटे रहेंगे। उद्योग की सीमा कम होती है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में उद्योग की सीमा कम होती है, अर्थात इसका अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता। उद्योग की सीमा बड़ी होती है और उसका विस्तार किया जा सकता है। ये हमारे स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का 5वां टॉपिक है। अब देखिए क्रियात्मक संगठन यानी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका सिद्धांत पढ़ लेते हैं क्या होता है। इस प्रकार के संगठन का मूल सिद्धांत कार्य संवितरण तथा विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना है। लाइन संगठन में इन दोनों सिद्धांतों का उपयोग नहीं किया जा सकता। स्टाफ संगठन में विशेषज्ञों का तो उपयोग हो जाता है, परंतु कार्य संवितरण, देखिए स्टाफ संगठन में विशेषज्ञों का तो उपयोग हो जाता है, परंतु कार्य संवितरण सिद्धांत का उपयोग आंशिक रूप से ही होता है। ठीक है दोस्तों। क्रियात्मक संगठन में दोनों ही सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन होता है। लाइन प्रणाली के समान इसमें एक अधिकार सिद्धांतों की अवहेलना होती है, जबकि स्टाफ प्रणाली में इस आवश्यक सिद्धांत को मान्यता प्राप्त होती है। इसकी संरचना देखिए कैसे होती है। क्रियात्मक संगठन की संरचना इस प्रकार की होती है जिसमें यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक कर्मचारी केवल एक ही अधिकारी के निर्देशों पर कार्य करे। प्रत्येक कर्मचारी एक से अधिक अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करता है और इनकी विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कर सकता है। इन अधिकारियों का कार्यक्षेत्र काफी व्यापक होता है। वे अपने अधीनस्थ व्यक्तियों पर नियंत्रण भी रखते हैं और यह भी देखते हैं कि उन निर्देशों का सही पालन हो रहा है अथवा नहीं। आइए एक फिगर से समझ लेते हैं इसका। तो सबसे पहले इसको नीचे थोड़ा और, क्रियात्मक पद्धति का सिद्धांत ये है हमारा, इसको थोड़ा और नीचे पढ़ते हैं फिर बताते हैं। देखिए चित्र के अनुसार व्यक्ति ए व्यक्ति सी साथ साथ डी को भी निर्देश देता है। इसी प्रकार व्यक्ति बी के द्वारा दिए गए निर्देश सी तथा डी दोनों व्यक्तियों को मिलते हैं। आइए देखिए कैसे। जैसे कि इस फिगर में अगर आप देख सकते हैं, जो हमारा ए है, ए वो हमारा डी को भी निर्देश दे रहा है, सी को भी निर्देश दे रहा है, यानी यहाँ से ये एरो इंडिकेट कर रहा है जो ए से हमको निर्देश मिल रहा है और इधर डी को भी इधर हमको निर्देश मिल रहा है और बी भी हमारा इंस्ट्रक्शन दे रहा है सी को और डी को, दोनों को साथ साथ इधर से इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। सी और डी को ए भी दे रहा है और बी भी दे रहा है। ठीक है। अब देखिए नीचे और थोड़ा समझाते हैं। अब बी के द्वारा दिए गए निर्देश सी तथा डी दोनों व्यक्तियों को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखिए इस प्रकार सी तथा डी दोनों ही ए और बी अधिकारियों से आदेश लेते हैं। सी और डी को ए और बी से निर्देश मिला, ठीक है, तथा उनका पालन करते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाने में उनकी सलाह लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपका हमारी क्लास में ज्वाइन करने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही होंगी, तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।